अस्सलामुअलैकुम हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी सीरीज़। एंडोक्राइनोलॉजी में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड कर लिया था, उसके बाद हमने थायराइड ग्लैंड की सिंथेसिस, थायराइड ग्लैंड के हमने फंक्शंस कर लिए थे। अब हम थायराइड ग्लैंड की रेगुलेशंस भी हो गए हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है थायराइड हार्मोन की डिसऑर्डर्स या इनॉमलीज़। आज हम करेंगे डिसऑर्डर्स और इनॉमलीज़ से पहले हम एक टॉपिक ये कवर करेंगे कि हमारे पास जो एंटी थायराइड सब्सटेंसेस होते हैं, सॉरी लिख नहीं रहा, ठीक है, एंटी थायराइड जो सब्सटेंसेस होते हैं हम उनको करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो में हम करेंगे हाइपर थायराइडिज्म को करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपोथायराइडिज्म प्लस उसके जो कंसिक्वेंसेस होते हैं, गाइटर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो करेंगे, ठीक है। अब हम अगर आएँ तो हमने सिंथेसिस, क्योंकि ये जो हमारे पास एंटी थायराइड सब्सटेंसेस हैं उनका ताल्लुक सिंथेसिस से है, तो इसलिए मैंने ये पहले सिंथेसिस का थोड़ा सा मॉडल बना दिया था। तो इसलिए हम सिंथेसिस को स्टेप्स पे डायरेक्ट आ जाएंगे कि कौन से स्टेप्स को स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंथेसिस के अगर हम स्टेप्स देखें तो ये हम रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास इंडोसाइटोसिस होता है, फॉलोड बाय द प्रोटियोलाइसिस। तो उसके बाद हमारे पास आयोडीन ट्रैपिंग होता है, यानी कि सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ जो क्लाइड में जो हमारे पास ये थायरोग्लोबुलिन बने होते हैं उनको उनका इंडोसाइटोसिस के बाद यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, और यहाँ ये थायरोग्लोबुलिन हमारे पास इनका प्रोटियोलाइसिस होगा। प्रोटियोलाइसिस का मतलब है कि ये जो T3 एंड T4 हैं इनकी प्रोटियोलाइसिस होगी और T3 एंड T4 रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा स्टेप यही होता है, यानी TSH का जो फर्स्ट या शॉर्ट टर्म या एक्यूट इफेक्ट होगा, तो वो सबसे पहले एक्यूट में यही होता है कि जो चीज़ें आपके पास प्रिपेयर्ड हैं उनको आपने करना होता है, फिर आप उसकी तरफ जाते हैं कि चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए लगते हैं, ठीक है। अब हम अगर दूसरा स्टेप देखें तो फिर उसके बाद आयोडीन ट्रैपिंग होता है, यानी आपने आयोडीन यहाँ से लेनी है ब्लड से, ठीक है। ये हमारे पास सोडियम आयोडाइड पंप होता है जो कि आयोडीन को अंदर लेके आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मतलब है यहाँ पर आके जो हमारे पास I नेगेटिव होता है, आयोडाइड होता है, I2 में कन्वर्ट होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड उसके बाद हमारे पास होता है आयोडीन, यानी कि आयोडीनेशन और ऑर्गेनिफिकेशन, वो यहाँ पे होता है। वो क्या होता है कि आयोडीन जब हमारे पास आ गए तो आयोडीन का थायरोग्लोबिन में ऐड होना, या उससे पहले हमारे पास थायरोग्लोबिन वाला स्टेप होता है कि जो हमारे पास थायरोग्लोबिन यहाँ सिंथेसाइज होके यहाँ आ जाती है। थायरोग्लोबिन और आयोडीन दोनों सिंथेसाइज होके आ गए थे और हमने बना दिया था, ठीक है। ये स्टेप्स हैं। अब हम एंटी थायराइड सब्सटेंसेस के लिए थोड़ा सा रिव्यू करना ज़रूरी था। एंटी थायराइड सब्सटेंसेस हमारे पास 3 हैं, गाइटन ने 3 एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास थायोसायानेट है, ठीक है, थायोसायानेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्रोपाइल थायोयूरेसिल है, ठीक है, प्रोपाइल थायोयूरेसिल, ये हम कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास 3rd नंबर पे है इनऑर्गेनिक आयोडाइड्स हैं, इनऑर्गेनिक आयोडाइड्स। उससे पहले अगर हम इनको देखेंगे कि ये कौन सिंथेसिस के कौन से स्टेप को स्टॉप करते हैं, ठीक है। अगर हम थायोसायानेट को देखें तो ये आयोडीन ट्रैपिंग को स्टॉप करता है। आयोडीन ट्रैपिंग हमने पढ़ लिया, यानी थायोसायानेट, हमारे पास थायोसायानेट इस स्टेप को स्टॉप करता है, ठीक है। आयोडीन ट्रैपिंग को स्टॉप कर दिया। आगे हमने ये डिस्कस कर लिया है कि आयोडीन ट्रैपिंग क्या है, एंट्री ऑफ आयोडीन, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो अच्छा, थायोसायानेट इन आयोडीन ट्रैपिंग को स्टॉप करेगा तो एट द एंड रिजल्ट हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी यानी क्या होगी, अगर गाइटर इससे होता है। ये जो हमारे पास थायोसायानेट है या हमारे पास प्रोपाइल थायोयूरेसिल है, ये दोनों हमारे पास एट द एंड गाइटर काज करते हैं। तो हम इसकी पैथो ज़रा कर लेते हैं कि कैसे हमारे पास गाइटर काज करेंगे, ठीक है। इसने आयोडीन की ट्रैपिंग को स्टॉप कर दिया, ठीक है, यानी आयोडीन डिक्रीज़ हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा कि अच्छा, आयोडीन डिक्रीज़ हो गई है तो T3 एंड T4 नहीं प्रोड्यूस होंगे, T3 T4 नहीं प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो T3 T4 हमारे पास नहीं होंगे, तो अब हमने वो जो एक्सेस पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि हमारे पास TSH इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। TSH इंक्रीज़ होगा तो उसके कंटिन्यूस रिजल्ट क्या होंगे कि TSH हमने कहा था कि जो थायरोग्लोबिन जो फार्मेशन है उसको इन्हांस करेगा, ठीक है, यानी थायरोग्लोबुलिन जो प्रोटीन है उसकी फार्मेशन इन्हांस होगी। जब थायरोग्लोबिन हमारे पास इन्हांस होती जाएगी तो इससे हमारे पास जो थायराइड के सेल्स होते हैं, कंटिन्यूस स्टिमुलेशन की वजह से थायराइड का साइज़ बड़ा हो जाएगा, जिसे हम गाइटर कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास गाइटर की पैथोफिजियोलॉजी ऐसे बनती है कि आयोडीन तो नहीं है लेकिन थायरोग्लोबुलिन कंटिन्यूसली बन रही है, ठीक है। अब हम दूसरा कर लेते हैं कि जो हमारे पास प्रोपाइल थायोयूरेसिल है, जो दूसरा है, ये कौन से स्टेप को हमारे पास वो करेगा, ये हमारे पास ऑर्गेनिफिकेशन या आयोडीनेशन, यानी इसके बाद हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं। ये हमारे पास क्या था कि जो थायरोग्लोबुलिन है उसमें आयोडीन का ऐड होने को हम कहते थे
कि इसको ऑर्गेनिफिकेशन या आयोडीनेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस स्टेप को हमारे पास, या कपलिंग को हमारे पास, इसको हम कपलिंग भी कह सकते हैं, कि इस स्टेप को हमारे पास वो जो है स्टॉप कर देता है। ये जो हमारे पास प्रोपाइल थायोयूरेसिल है, ठीक है, कपलिंग स्टेप को और इस स्टेप को। इसके बाद कपलिंग स्टेप क्या होता है कि जो हमारे पास DIT और MIT हमारे पास बनते हैं, जब 2 DIT मिलेंगे तो हमने कहा था T4 बनेगा, जब MIT और DIT मिलेंगे तो T3 बनेगा। तो ये कपलिंग का स्टेप है, इसको हमारे पास स्टॉप कर देता है। फिर वही बात हुई कि T3 T4 नहीं बनेंगे, TSH ज़्यादा सिक्रीट होगा, वो थायरोग्लोबिन की फॉर्मेशन को कंटिन्यूसली रखेगा और हमारे पास एट द एंड गाइटर होगा, ठीक है। ये दो हमारे पास गाइटर की पैथोफिजियोलॉजी देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर आएँ तो इन ऑर्गेनिक आयोडाइड हमारे पास ये अगर एक्सेस में कि 100 टाइम्स ज़्यादा हों, 100 टाइम्स अगर ज़्यादा हों तो ये भी हमारे पास थायराइड की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है, और थायराइड के साइज़ को डिक्रीज़ करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला इफेक्ट ये क्या करते हैं, इसके 3 इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। पहला इफेक्ट हमारे पास इंडोसाइटोसिस को डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या था कि ट्रैपिंग को, यानी आयोडीन ट्रैपिंग को डिक्रीज़ करेंगे। और तीसरा स्टेप वही है कि कपलिंग या ऑर्गेनिफिकेशन, ऑर्गेनिफिकेशन या आयोडीनेशन को डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। आयोडीनेशन को क्या था कि इंडोसाइटोसिस, यानी यहाँ से जो इंडोसाइटोसिस होती है इसको डिक्रीज़ करेंगे, ठीक। उसके बाद हमारे पास आयोडीन ट्रैपिंग को डिक्रीज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिफिकेशन, जो हमारे पास लास्ट स्टेप होगा ऑर्गेनिफिकेशन यानी कपलिंग, जिसके बाद हमारे पास थायरोग्लोबुलिन के साथ T3 और T4 बन जाते हैं, कपलिंग। इन स्टेप्स को हमारे पास जो हमारे पास एक्सेस आयोडीन होगा ये इनको स्टॉप करता है, ठीक है। तो ये जो दो थे ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड के साइज़ को इंक्रीज़ करते थे, जबकि ये हमारे पास क्या करेगा कि ये थायराइड के साइज़ को डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। ये चीज़ हम याद रख लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म क्या है। एक सेकंड में इसको रब करके हाइपरथायराइडिज्म पे हम आते हैं। तो अब हम आते हैं हाइपरथायराइडिज्म की तरफ। हाइपरथायराइडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस, ये दोनों टर्म इंटरचेंजेबल हैं, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म हमारे पास क्या है कि जो इंक्रीज़ इन द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन, यानी T3 और T4 की सिंथेसिस हमारे पास ड्यू टू द एनी रीजंस इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास है हाइपरथायराइडिज्म। और इसके बाद जो T3 और T4 की हाइपर सिक्रेशन की वजह से सारी जो सिम्टम्स अपीयर होंगी, ये सारा हाइपरथायराइडिज्म की कैटेगरी में आता है। थायरोटॉक्सिकोसिस जस्ट हम ये कहते हैं कि इंक्रीज्ड इन द थायराइड हार्मोन इन द सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन में हम ये बस चेक करते हैं कि जो थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 है उनका लेवल इंक्रीज़ हो गया है, तो इसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस का नाम देते हैं। तो वैसे हमारे पास थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरथायराइडिज्म में भी थायरोटॉक्सिकोसिस ही होता है, ठीक है। या हमारे पास इसको टॉक्सिक गाइटर उसको कहेंगे कि हमारे पास द गाइटर यानी द थायराइड हार्मोन विच इज़ सिक्रीटिंग मोर देन हाई लेवल ऑफ द हार्मोन्स, यानी T3 और T4 हाई लेवल, तो इसको हम टॉक्सिक गाइटर कहेंगे, ठीक है। तो हाइपरथायराइडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस में जो हमारे पास वाइवे में थोड़ा बहुत डिफरेंस। अब हम आते हैं जो थायराइडिज्म की सबसे जो मेन काज होती है वो हमारे पास ग्रेव्स डिजीज़ होती है, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज़ क्या है, ये हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें हमारे पास हमने ये समझना है कि जो हमारे पास TSH आता होता था और वो हमारे पास फॉलिकल पे उसके रिसेप्टर्स थे, फॉलिकुलर सेल्स पे, और TSH उनको एक्टिवेट करता था, ठीक है। लेकिन ग्रेव्स डिजीज़ में क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग इधर हार्मोन है, तो यहाँ थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन्स आ जाएंगी, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन्स हमारी बॉडी में बन जाएंगी। तो ये याद रखें कि जो थायराइड हार्मोन का हमारे पास जो लेवल था, यानी वो कितने आवर्स तक एक्ट कर सकता था, तो ये सिर्फ 1 आवर्स तक एक्ट कर सकता था। तो ये जो है ये 12 आवर्स तक एक्ट कर सकती हैं, तो ये स्टिमुलेट करती रहेंगी हमारे पास। और T3 एंड T4 प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जब T3 और T4 की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो जो एक्सेस होता है पिट्यूटरी एक्सेस, यानी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से TSH की प्रोडक्शन हमारे पास 0 लेवल तक जा सकती है, ठीक है। 0 लेवल तक जा सकती है, लेकिन यहाँ से तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म तो कर रहा है, यानी TSH तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा। ये एक एक्स्ट्रा हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन्स, ये हमारे पास कम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करेंगी और ये इसको
स्टिमुलेट करती रहेंगी, चाहे हमारे पास ये नहीं देखती कि T3 T4 इंक्रीज्ड है या नहीं है, क्योंकि वो देखना इसका काम था, जो हमारे पास नॉर्मल बॉडी का काम था कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा, यानी T3 T4 ज़्यादा हैं तो TSH नहीं रिलीज़ होगा, और अगर ये कम है तो ये रिलीज़ होगा। अब इसकी बात ही नहीं है, यानी इस एक एक्स्ट्रा चीज़ हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन्स आ गई हैं, तो इनकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि T3 और T4 की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ग्रेव्स डिजीज़ कहेंगे। तो इस तरह हमारे पास ग्रेव्स डिजीज़ क्या होगी कि हाइपरथायराइडिज्म काज करेगी, यानी इस इम्यूनोग्लोबिन्स की वजह से T3 T4 का लेवल हाई से हाई होगा और हाइपरथायराइडिज्म होगा। अब इसमें हाइपरथायराइडिज्म की सारी सिम्टम्स होंगी, लेकिन उन सिम्टम्स को डिस्कस करने से पहले हम जो इसकी मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक्सोफ्थेल्मिया हमारे पास इसकी एक क्लासिक सिम्टम है। एक्सोफ्थेल्मिया क्या है? प्रोट्रूजन ऑफ आइस, यानी हमारा जो आई बाल होता है वो आई बाल से आगे को इंटीरियरली प्रोट्रूड कर रहा होता है, ठीक है। तो प्रोट्रूजन ऑफ द आई बाल इज कॉल्ड एक्सोफ्थेल्मिया। प्रोट्रूजन ऑफ आई बाल की हमारे पास रीजंस यानी पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है? तो हमारे जो आई बाल अगर हम देखें तो ये हमारे पास पोस्ट ऑर्बिट है, ठीक है, हम लिटरली देख रहे हैं, ठीक है। ऑर्बिट के अंदर हमारे पास क्या होता है? आई बाल होता है, ये हमारे पास आगे वाला कार्निया होता है, और ये हमारे पास इस तरह मसल्स होते हैं, ठीक है। और इसके पीछे हमारे पास रिट्रो ऑर्बिटल फैट होता है या रिट्रो ऑर्बिटल टिश्यूज़ होते हैं। तो एक्सोफ्थेल्मिया यानी आगे को क्यों प्रोट्रूड कर रहा होता है? तो हमारे पास जो T3 T4 का लेवल हाई होता है, तो ये हमारे पास उसकी वजह से क्या होता है कि रिट्रो ऑर्बिटल जो फैट होते हैं उनमें इडमेटिस स्वेलिंग होती है, यानी इडिमा की वजह से स्वेलिंग होती है, इडमेटिस स्वेलिंग ऑफ रिट्रो ऑर्बिटल फैट, ठीक है, ऑफ रिट्रो ऑर्बिटल फैट्स या टिश्यूज़, ठीक है। इनकी यहाँ हमारे पास स्वेलिंग होगी तो ये इसको आगे की तरफ प्रोट्रूड करेंगे, ठीक है। दूसरी रीज़न क्या हो सकती है इसमें हमारे पास कि डीजेनरेटिव चेंजेस इन द एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स। यहाँ हमारे पास अगर हम आई बॉल को देखें तो यहाँ से और पोस्टीरियरली और लेटरली यानी मसल्स होते हैं जिन्हें हम एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल कहते हैं, ठीक है, जो हमारे पास आई बॉल को हमारे पास अपनी पोजीशन में रखते हैं। यानी पोस्टीरियरली हमारे पास क्या इस बोनी ऑर्बिट यानी जो बोनी ऑर्बिट का जो मार्जिन है यहाँ अटैच करके रखते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आके मसल, यहाँ से भी आके सुपीरियर ओब्लिक, इन्फीरियर ओब्लिक, लेटरल ओब्लिक, मीडियल ओब्लिक, ठीक है, ये नॉर्मली रखते हैं। तो इस हमारे पास ये हाइपरथायराइडिज्म या ग्रेव डिजीज़ में क्या होगा कि इन एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स में डीजेनरेटिव चेंजेस आएंगी। तो डीजेनरेटिव हमारे पास चेंजेस आ जाएंगी इन एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स में, ठीक है। तो इन डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से ये इसको अपनी पोजीशन में नहीं रख पाएगा और ये आगे को प्रोट्रूड हो जाएगा। ये हमने इसकी प्रोट्रूजन की हमने पैथोफिजियो पढ़ ली है, ठीक है। अब हमारे पास इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे, ठीक है। जब हमारे पास ये प्रोट्रूड हुए होते हैं कि नॉर्मली जो होता है हमारे पास जो आई बॉल है, आई बॉल हमारे पास प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स कर रहे होते हैं, ठीक है। सॉरी, आई बॉल नहीं, आईलिड्स हमारे पास प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स कर रहे होते हैं, और हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया या वायरस अंदर आने की कोशिश करता है या कोई भी चीज़ हमारी इसको इरिटेट करती है तो ये आई बॉल क्लोज हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ ये इतना आगे को प्रोट्रूड हुआ है कि आई बॉल इसको कम्प्लीटली कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो कार्निया वाला पोर्शन है ये हमारे पास कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास खुला ही रहेगा ऑलवेज, यानी जब हम स्लीप भी कर रहे होंगे तो ये चूँकि प्रोट्रूडेड है तो यहाँ तक आई लिड्स आए हुए हैं, ठीक है। तो कार्निया की हमारे पास क्या हो जाएगी कि यानी इसकी इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, एक्सोफ्थेल्मिया के बाद क्या हो सकता है, तो ड्राइनेस हमारे पास होगी, यानी ये ड्राई हो जाएगा जो इसकी एपिथेलियम है, यानी इरिटेट हो सकता है, इरिटेशन के बाद ये इन्फेक्टेड हो सकता है, और एट द एंड इसमें हमारे पास अल्सरेशन भी हो सकती है, ठीक है। अल्सरेशन ये हमारे पास इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एट द एंड अगर हम एक चीज़ और देखें कि हमारे पास इसके प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो सकता है, तो ये चीज़ थोड़ी सी देख लें। प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास यहाँ से आती होती है इसको हमारे पास जो ऑप्टिक नर्व इसको यहाँ आई बाल को ज्वाइन कर रही होती है, ठीक है। तो जब ये आगे को प्रोट्रूड करेगा तो हमारे पास ये जो नर्व है ये भी हमारे पास डिस्टर्ब होगी। तो एट द एंड हमारे पास क्या हो सकता है, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स या हमारे पास लॉस ऑफ विजन हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, ठीक है, लॉस ऑफ विजन।
तो ये था हमारे पास हमने हाइपरथायराइडिज्म की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम थी यानी ग्रेव्स डिजीज़ की या हाइपरथायराइडिज्म की, वो हमने कर लिए हैं। अब हम देखते हैं बाकी सिम्टम्स को हम तो बाकी सिम्टम्स को हम 1 मिनट उन पर देख लेते हैं, थोड़ी बहुत रीज़न्स के साथ देख लेते हैं, ठीक है। कि हाइपरथायराइडिज्म की हमारे पास एक जो सिम्टम थी एक्सोथेल्मिया, वो हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब हम बाकी सिम्टम्स क्या हैं जो हमारे पास नॉर्मल फंक्शंस हमने पढ़े थे ना, तो हमने हाइपरथायराइडिज्म में वही नॉर्मल फंक्शंस हमारे पास चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमने कहा था कि ये ब्रेन फंक्शंस में भी हेल्प करता है, तो हाई स्टेट ऑफ एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास, यानी हमारे पास जो नर्व टिश्यू होंगे वो ज़्यादा एक्साइटेबल होंगे। इन्हीं एक्साइटेबिलिटी की वजह से हमारे पास एक इफ़ेक्ट और आता होता है कि वो जो हमारे पास ट्रिमर्स होते हैं, ट्रिमर्स जो इतने माइन्यूट लेवल पे होते हैं, ट्रिमर्स के 10 to 15 टाइम्स पर सेकंड में हमारे पास इस तरह शिवरिंग होती है। शिवरिंग तो हमारे पास कोर्स होती है, इन्हें हम इसलिए ट्रिमर कहेंगे, ठीक है। हाईली एक्साइटेबिलिटी, तो इसके बाद हमारे पास क्या अफेक्ट हो सकता है कि इनटॉलरेंस टू द हीट, यानी ये हमारे पास सिम्टम है कि इनटॉलरेंस टू द हीट, क्योंकि ये ऑलरेडी इनटॉलरेंस टू हीट, ये हमारे पास हीट प्रोडक्शंस को ज़्यादा कर रहे होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास जो कोल्ड की स्टिमुलाई होती है ना, तो कोल्ड की स्टिमुलाई से हमारे पास क्या होता है, T4 हमारे पास ज़्यादा लेवल में रिलीज़ होंगे, T3 T4, और जब हमारे पास हीट ज़्यादा होगी तो हमारे पास ये T3 T4 हमारे पास कम होंगे, ठीक है। यानी नॉर्मली इसको रिस्पॉन्स कर रहा होता है। अब जबकि हाइपरथायराइडिज्म है तो ये हमारे पास इनटॉलरेंस टू द हीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सेसिव स्वेटिंग होगी। हमने ये उसकी फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि हमारे पास T3 और T4 मेटाबॉलिक रेट को इन्हांस कर रहे होते हैं, ठीक है, और हीट प्रोडक्शन को ज़्यादा कर रहे होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास अब स्वेटिंग का फिनोमेना ज़्यादा होगा, यानी स्वेटिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके अलावा माइल्ड टू मॉडरेट लॉस समटाइम्स एज मच एज द 100 पाउंड, यानी जो वेट लॉस हो जाता है। हमने ये कहा था कि जो हमारे पास थायराइड हार्मोन्स होते हैं तो इनका इन्वर्स रिलेशन हमने वेट के साथ पढ़ा था। तो जब हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म होगा तो वेट लॉस कम होगा, तो ये हमारे पास 100 पाउंड्स तक कम हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमने ये कहा था कि जो मसल वीकनेस हो सकती है, हमने ये कहा था कि अगर थायराइड हार्मोन अगर स्लाइटली अमाउंट में इंक्रीज़ होंगे तो मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन अगर ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो जाएंगे जिस तरह हाइपरथायराइडिज्म का केस होगा तो उसमें हमारे पास थायराइड जो मसल्स होंगे उनकी वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। वीकनेस की रीज़न क्या हो सकती है, यानी मसल वीकनेस मसल्स, तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है कि कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन स्टार्ट हो जाता है हाइपरथायराइडिज्म की वजह से, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो नर्वसनेस की सिम्टम्स होगी और एक्सट्रीम स्लीप बट इरिटेबिलिटी होगी, ठीक है। और उसके बाद ट्रिमर्स ऑफ द हैंड जो हमने पढ़ लिया था, ठीक है, नर्वसनेस, ठीक है। तो ये है हमारे पास उसकी सिम्टम्स। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट या इसके हमारे पास ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, हाइपरथायराइडिज्म के डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे पास क्या हो सकते हैं, उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं। अगर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट को देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो थायरोक्सिन होता है T3 या T4 हमारे पास थायरोक्सिन होता है, इसके डायरेक्ट लेवल को हम चेक करते हैं, इसका लेवल कितना है, यानी कि जो हमारे पास रेडियो इम्यूनो एसे होता है, रेडियो इम्यूनो एसे, इससे हमारे पास इसको लेवल को चेक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसको चेक करते हैं, जो कि हमारे पास 30 to 60% हमारे पास इन्हांस हो जाता है हाइपरथायराइडिज्म में, ठीक है। इसके अलावा हम TSH के लेवल को चेक करते हैं रेडियो इम्यूनो एसे के थ्रू। TSH का लेवल जब भी हमने कहा था कि T3 T4 का लेवल इंक्रीज़ होगा तो TSH का लेवल डिक्रीज़ होगा थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, ठीक है। ये TSH का लेवल यानी डिक्रीज़ हुआ हमें नज़र आएगा। अगर हम बेसल मेटाबॉलिक रेट को देखें तो वो इंक्रीज़ हुआ नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद एट द एंड हम ये देखते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन्स देखेंगे, ठीक है। ये डिक्रीज़ हुआ होता है और थायराइड स्टिमुलेटिंग जो इम्यूनोआईजीज यानी इम्यूनोग्लोबिन्स होंगी ये इंक्रीज़ हुई नज़र आएंगी आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट में, ठीक है। एट द एंड हम ये देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। ये हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए हैं।
अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा। ट्रीटमेंट क्या है कि सर्जिकली इसको रिमूव किया जाता है, लेकिन सर्जिकली रिमूव से पहले हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड होता है उस पेशेंट को प्रिपेयर की जाता है पेशेंट को, तो उसको हम क्या देते हैं कि प्रोपाइल थायो यूरेसिल देते हैं, ठीक है, प्रोपाइल थायो यूरेसिल देते हैं। इसी लेक्चर में हमने पहले पढ़ा था कि प्रोपाइल थायो यूरेसिल क्या है, थायराइड की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करता है, यानी थायरोग्लोबुलिन को डिक्रीज़ करेगा, T3 T4 प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करता है। ये क्यों देते हैं कि इससे हमारे पास जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो हमारे पास नॉर्मल की तरफ आएगा, क्योंकि पेशेंट से पहले ज़रूरी है कि उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट नॉर्मलाइज हो, ठीक है। उसके बाद हम उसको बिल्कुल 1 वीक या 2 वीक पहले पेशेंट को दिया जाता है, हमारे पास क्या दिया जाता है कि आयोडीन की एक्सेस में आयोडीन दिया जाता है, ठीक है। आयोडीन जब एक्सेस में दिया जाता है तो ये भी हमने पहले पढ़ा था कि आयोडीन एक्सेस में हमारे पास क्या करता है कि थायराइड की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करता है, ठीक है, और एट द एंड थायराइड के साइज़ को इंक्रीज़ करता है, जो थायराइड ग्लैंड है उसके साइज़ को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो उसके साइज़ को डिक्रीज़ होगा तो हमारे पास ऑपरेशन की कंडीशंस हमारे पास फेवरेबल होंगी, ठीक है। तो ये था। तो इस इफ़ेक्ट को हम क्या नाम दे सकते हैं, हम वोल्फ-चेकोव इफ़ेक्ट दे सकते हैं कि यानी आयोडीन की इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास जो थायराइड की एक्टिविटी का डिक्रीज़ होना, इसको हम वोल्फ-चेकोव इफ़ेक्ट कहते हैं। ये गाइटन में नहीं लिखा हुआ है लेकिन कहीं वाइवा में पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो ये हमने याद रखना है, वोल्फ-चेकोव इफ़ेक्ट, वोल्फ-चेकोव ने इसे डिस्कवर किया था, यानी उन्होंने रेट में क्या दिया था कि आयोडीन की हाई अमाउंट दी थी और उनमें हमारे पास थायराइड का साइज़ भी डिक्रीज़ हुआ था, थायराइड की एक्टिविटी डिक्रीज़ हुई थी, T3 T4 प्रोडक्शन डिक्रीज़ हुआ था। तो वोल्फ-चेकोव इफ़ेक्ट हम एट द एंड थोड़ा सा याद कर लेते हैं। तो ये था हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म का लेक्चर था। इसके बाद हम हाइपोथायराइडिज्म और गाइटर्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।